पेमेंट लिंक से पाएं उधारी फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, दो बुजुर्गों के बीच में तरह महसूस कर रहा हूँ। अरे ये सब छोड़ो, बुजुर्ग कुछ नहीं, अनुभवी कहिए, अनुभवी सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए। राहुल श्रीवास्तव और मैं अनुभवी हैं। आप बड़े क्या कहते हैं? राहुल जी, आप भी बता दीजिए कि आप पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? राजदीप तो बताते रहते हैं कि मैं 80 के दशक से जर्नलिज्म में हूँ। देखिए, राजदीप के बाल बताते हैं कि वो 70 के दशक से कर रहे हैं, मगर वैसे 80 के दशक से कर रहे हैं। मैं 80 के दशक से कर रहा हूं, मगर मेरे बाल बताते हैं कि मैं 90 से कर रहा हूं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, गुड वन। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राज्यसभा में क्या अब नंबर गेम पूरी तरह से एनडीए की गिरफ्त में आ गया है? वो 101 पर पहुंच गई है उनकी टैली, या अभी भी उनको बीच बीच में नवीन पटनायक या एआईएडीएमके या जगन मोहन रेड्डी के पास सपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा? और क्या इक्वेशन है अभी राज्यसभा में? देखिए सौरभ, राज्यसभा की जो स्थिति है वो क्या है कि राज्यसभा जिस लिए बनी थी और जिस तरह से उसके चुनाव होने थे, महबूब अली बेग साहब हुआ करते थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि चुनाव इस तरह से हो कि वोटिंग इस तरह से हो कि मेंबर्स अपनी प्रेफरेंस को लिस्ट करें, जिससे मेजॉरिटी के बावजूद विपक्षी दलों के लोग भी चुन करके आता है, एक विपक्ष मजबूत हो। लेकिन ये विपक्ष का मामला जो है, स्थिति जो है अब वो बहुत बदल गई है। बीजेपी ने आने के बाद कुछ ऐसा नया एक दौर शुरू किया है कि आपकी संख्या भारी ना हो मगर जीत आपके बिलों की हो जाती है। तो बीजेपी और एनडीए के करीब 101-102 के करीब अब वो पहुंच गए हैं जी। लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा है टीआरएस का, वाईएसआरसीपी का, बीजेडी का, बीएसपी का और तमाम इन दलों का, जो कि आज भी बाजार में बैठे हुए मोल भाव करके तैयार आपके समर्थन होने के लिए अभी भी बैठे हैं। और ऐसे में नंबर गेम बेमानी हो गया है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड, आज तमाम मुद्दे आए, ऐसे सीए का मुद्दा आया, 370 का मुद्दा आया, इन मुद्दों पे आज तक क्लैरिटी नहीं है कि जो पब्लिक में बाहर बोलते थे, राज्यसभा में जाकर के वो उल्टा क्यों हो गया। ये बिल विरोध के बावजूद, बीजेपी और एनडीए की संख्या कम होने के बावजूद क्यों जीत गई सरकार? राहुल, किस तरह की पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है? जैसे आपने कहा कि बाजार में बैठे हैं, तो जगन मोहन रेड्डी या केसीआर वगैरह को ये लगता है क्या कि अभी केंद्र में मोदी की सरकार है, इनसे बना के रखना है तो हमारे लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है? या फिर नवीन पटनायक, क्योंकि अब तो बीजेपी ही मेन राइवल है ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी की, तो किस तरीके की पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है राज्यसभा के लिए? देखिए सौरभ, बार्गेनिंग में एक पुरानी कहावत है, उसको थोड़ा बदल रहा हूं कि भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी रीत चलाई, नोट नोच खसोट से राज्यसभा सीट कमाई। रीत बन गई है भारतीय राजनीति की, राज्यसभा की। अगर आप देखें तो राज्यसभा के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें एक राज्य है छोटा सा बहुत, वो है मणिपुर जी। वहां पे जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही बढ़िया चुनाव हुआ है। 2017 में असेंबली बनती है, 28 कांग्रेस है, 24 बीजेपी है, 21 बीजेपी है, 8 विधायक तोड़े जाते हैं, तोड़ करके बीजेपी की सरकार बनती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक विधायक को अंदर घुसने नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट कहती है 7 विधायक अंदर नहीं घुस सकते, स्पीकर एक को डिसमिस कर देता है, बाकियों को अंदर बुला देता है, 4 लोग इधर पलटी खाते हैं। और सोचिए, तैयारी मार्च से शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें 22 विधायक रिजाइन कब हुए थे? वो हुए थे मार्च के महीने में, रिजल्ट जून में आए हैं। इतनी लंबी तैयारियां होती हैं। राहुल, लेकिन मार्च की जो आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव ही मार्च में होने थे, कोविड की वजह से चुनाव खिसक गए, वरना तो मार्च में था। हाँ, लेकिन तैयारियां अब लंबी होने लगी हैं, तैयारियां लंबी होने लगी। एक तो सीट अपनी नंबर बढ़ाने के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा है, दूसरी हाउस के अंदर नंबरों को कैसे मैनेज किया जाए।
और इसके अंदर एक सबसे बड़े राजनीति की एक रियलिटी है भारत की, जिसके अंदर नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक ऐसा वर्ग उभर करके आया है जिसे हम अनसेट थर्ड फ्रंट कहते हैं। हम उसको थर्ड फ्रंट नहीं मानते हैं, हम लेफ्ट पार्टीज और सबको मिलाकर के कहते हैं थर्ड फ्रंट है, लेकिन एक राज्यसभा का थर्ड फ्रंट है जिसमें बीजेडी भी है, वाईएसआरसीपी है, टीआरएस है, कभी समाजवादी पार्टी है, कभी बीएसपी है। ये लोग मौका देख करके कांग्रेस को साइड में छोड़ के, ऑपोजिशन यूनिटी तोड़ के सरकार के साथ चले जाते हैं। उसमें एक क्राइसिस है सौरभ, जो कि बहुत बहुत जरूरी है कि चाहे जितनी भी बीजेपी अभी आगे बढ़ गई है, मगर बहुत सारे राज्यों में ये सारी रीजनल पार्टियां वो पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस को नीचे दबा के उसके कंधे पे चढ़ के ऊपर आई हैं, और इस कारण से वो किसी भी हालत में कांग्रेस की रीएंट्री नहीं चाहते हैं अपने राज्य में। तो वो कांग्रेस और बीजेपी से इक्वी डिस्टेंट तो हैं, मगर मौके पे बीजेपी उनके राज्यों में मजबूत खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वो बीजेपी का हाथ पकड़ लेती हैं और कांग्रेस को धोखा दे देती हैं। इसके साथ सौरभ, इसके साथ मैं एक बड़ी बात जोड़ना चाहता हूं। एक जमाने में राज्यसभा में जब आप गए तो वहां डिफेक्शन नहीं होते थे। एक बार आप वहां एमपी बने, आप 6 साल तक वहां एमपी बने। अब पिछले सालों में क्या हो रहा है, राज्यसभा के एमपी भी खुलेआम डिफेक्ट कर रहे हैं। वहां रिटेल डिफेक्शन भी हो रही है, होलसेल डिफेक्शन भी हो रही है। देखिए, डिफेक्शन की राजनीति, फिर टीडीपी तोड़ना, समाजवादी पार्टी को तोड़ना, एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल रिजाइन कर लेता है जैसे नीरज शेखर ने किया, फिर भाजपा उसको टिकट दे दिया, वो चुनकर फिर से आता है राज्यसभा में। ये जो राज्यसभा, जिसे एक समय हमारे जो संविधान जब बनाया गया था, राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा गया, हाउस ऑफ एल्डर्स, कि एक तरह से वो पार्लियामेंट पर अपनी, लोकसभा पर अपनी निगरानी रखेगा अपने अनुभव के जरिए, और कहीं ना कहीं जो हमारी विपक्ष और सरकार के बीच में एक कोशिश करेगा समन्वय लाने के लिए, या कम से कम इतने बड़े देश में हर पक्ष को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वो होता ही नहीं अब, क्योंकि जिस तरह की वहां भी उसी तरह की राजनीति हो रही है। पहले पैसे की राजनीति थी, इंडस्ट्रियलिस्ट आने लगे राज्यसभा में। राजनीति में हो सकता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लगूं यहाँ पे, लेकिन ये हम लोग एकदम से जब 2019 और 20 में बैठ के बहुत ही प्यूरिटन अप्रोच के साथ ऐसे बात करते हैं कि लगता है कि 80 और 90 के दशक में या आज से 30-40 साल पहले तो सब कुछ अच्छा होता था, जबकि मैंने याद है कि इसी राज्यसभा में जयंत मल्होत्रा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे बीएसपी के, और दूसरी पार्टियों के टिकट से जाते थे। इसी राज्यसभा में हम जाते थे, इसी राज्यसभा में विजय माल्या जाते थे, किन किन पार्टियों के जाते थे। इसी राज्यसभा में यूपीए अमर रहेगा नारा लगा इसी लोकसभा में। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये अभी इधर होने लगा है 2-4 साल से, मैंने ये नहीं होने लगा, ये कहा जा सकता है। दूसरी चीज जो राहुल जी ने कही कि नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी भी तरह से जीत के पहुंचे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट थी उसकी तो धज्जियां हो गई है ना। वो तो आप जब जोड़ तोड़ करते हो, कभी आपके हरियाणा में चुनाव होते हैं तो इंक बदल जाती है, कलम बदल जाती है, कभी आपके गुजरात में विधायक एकदम बगावत करने लगते हैं, कोर्ट में चला जाता है, कभी आपके गहलोत और पायलट आपस में स्कोर सेटल करने लगते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं लगती है सर। आप नहीं, शेखर के जमाने में भी एक फर्क है, राव के जमाने में भी नहीं, एक फर्क है। जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा हुआ करती थी, खास करके अगर आप देखें असेंबली लेवल पर तो बहुत हुई है। इंदिरा गांधी ने तो पूरी तरह से, जब हरियाणा की सरकार भजन लाल जब कांग्रेस में शामिल हुए, तब होलसेल एक तरह से डिफेक्शन हुआ करता था। अब क्या हुआ है कि पिछले 20-25 सालों में जब कोलिशन सरकारें आई, किसी भी पार्टी को राज्यसभा में पूर्ण तरह से बहुमत नहीं। ये जानिए फर्क क्या आया है। इसलिए राज्यसभा एक तरह से देश का आईना होना चाहिए हमारी राजनीति का। उस कोलिशन स्ट्रक्चर से उभर कर आने के लिए भाजपा ने एक तरह से जो इंदिरा गांधी ने असेंबलीज और लोकसभा में किया था, आज राज्यसभा में कर कि हमें हमारा वर्चस्व केवल लोकसभा में नहीं दिखाना कि हमारे पास 300 सीटें हैं, अब हमें दिखाना कि राज्यसभा में भी हमारा कंट्रोल है। क्योंकि जो राज्य है जहां बीजेपी की पकड़ नहीं है, जैसे मणिपुर का भी उदाहरण हुआ या आंध्र प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया, वहां बीजेपी पार्टी नंबर 1 नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने वहां जोड़ तोड़ की राजनीति करके, राज्यसभा में जोड़ तोड़ की राजनीति करके एक तरह से अपनी पकड़ बना ली।
कि हम राज्यसभा में भी अब नंबर 1 मेजॉरिटी पार्टी बनना चाहते हैं। जहां तक आप देश को देखें, ऐसा नहीं है कि देश में बीजेपी राज्यों में हर राज्य में मेजॉरिटी पार्टी है, लेकिन जहां मेजॉरिटी भी नहीं है वहां भी किस तरह से हमें राज्यसभा की सीटें मिल गई। इस पर जैसे मध्य प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश में अगर आप नंबर देखें तो कांग्रेस के 2 बनने वाले, 2 तो साफ आने वाले थे और तीसरा भाजपा का आने वाला था, या 2-2 होने वाले थे। भाजपा ने उसको बदल दिया क्योंकि कांग्रेस को तोड़कर आप एक राज्यसभा सीट के लिए आपने एक तरह से कांग्रेस को वहां तोड़ दिया। ये जो हो रहा है ना कि हर एक सीट के लिए ये बीजेपी की आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। आप पॉजिटिव तरह से ले लें कि देखिए कितने बीजेपी, अब वो वाजपेयी अडवाणी की बीजेपी नहीं है कि हर एक सीट के लिए अब ये नई बीजेपी अमित शाह और मोदी की लड़की है। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है कि कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। आप जो भी करो साम दाम दंड भेद। वही वाईएस चौधरी टीडीपी के जब एमपी थे और सीएम रमेश बीजेपी ने कहा था ये करप्ट है, जब वो चंद्रबाबू नायडू के साथ थे, वही राज्यसभा एमपी आपके पार्टी में आते हैं तो क्या वो गंगा की तरह वो पवित्र हो जाते हैं? ये सौरभ मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो डिटीरिएशन है या ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आज की परेशानी राजदीप बयान कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की गिरी हुई बिजली नहीं है। ये रोज सड़ता हुआ आम है। ये पेड़ पे लगा है, ये रोज सड़ा है। मुझे याद है कि एक उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था जिसमें हमारे जैसे वर्ग के एक पत्रकार महोदय पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। वो लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी एक बनी थी, कांग्रेस की टूट होने से नरेश अग्रवाल ने बनाई थी, और उस पार्टी के एक दिग्गज पत्रकार को टिकट दिया। उस पार्टी के पास बात कर रहे हैं राहुल जी, खुल के नाम लीजिए, नेतागिरी है साहब ऐसा है कि देखिए इशारा ऐसा करिए कि आप भी जान जाए और सब जान जाए। नाम में कुछ नहीं धरा है। तो 19 पार्टियों एमएलए की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, वो विधानसभा में। वो जब जीत के आए तो मैं बाहर खड़ा था कैमरा और माइक लिए, और मैंने पूछा कि साहब गजब कर दिया, 19 लोगों की पार्टी 37 वोट लेके आप जीत गए। तो उन्होंने कहा लोकतंत्र की रक्षा होगी। तो लोकतंत्र की रक्षा होगी 2 लेवल पे सौरभ मंडी लगती है, पहले राज्यसभा चुनाव के लिए और उसके बाद राज्यसभा में किसी बिल को पास करने के लिए। एक 5-6 साल में एक बार लगती है और एक लगती है हर साल में, हर सेशन में बिल को पास कराने के लिए। परेशानी यह है कि जब आपने एक समय पे बिरला साहब को टिकट दिया था तब आपने नहीं सोचा था कि भगोड़ा विजय मल्ल्या भी पार्टियों को चंदा देकर के चुनाव लड़के राज्यसभा में आ जाएगा। ये आपने उस समय नहीं सोचा था, मगर बुरी शुरुआतें ऐसे ही हुआ करती हैं। बहुत सारे लड़कों ने सिगरेट पीना ऐसे शुरू किया कि टशन में शुरू कर दिया, मगर करते करते बाद में हुआ कि दमा हो गया या कैंसर हो गया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात राहुल ने कही सौरभ जी, विजय माल्या की। अब विजय माल्या को लीजिए ना, किस तरह से विजय माल्या ने अपनी राजनीति कर्नाटक में खेली, और क्यों खेली? क्योंकि कर्नाटक में उस समय गठबंधन की राजनीति थी, कोई एक पार्टी के पास बहुमत नहीं था। उसका पूरा फायदा एक तरह से विजय माल्या ने उठाया। कहीं भाजपा के साथ समझौता कर दो, कहीं जेडीएस के साथ समझौता कर दो। देवेगौड़ा की पार्टी बिल्कुल तैयार थी इस तरह का समझौता करने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंडी आज से शुरू हुई है, लेकिन मंडी जिस तरह से पूरे देश भर में अब बढ़ गई है, राज्यसभा को मुझे दुख हो रहा है आज कि हम कह रहे हैं कि राज्यसभा मंडी बन गई है, पॉलिटिकल मंडी बन गई है। आप मुझे ये बताइए कि ये मॉरलिटी वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली। राहुल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि वेंकैया नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संसदीय मंत्री रहे, अभी उपराष्ट्रपति होने के नाते पदेन सभापति हैं, हरिवंश उपसभापति हैं। आप जैसी लोकसभा को चलाने में दिक्कतें आती, क्या राज्यसभा में ज्यादा गरिमामय ढंग से प्रोटेस्ट और डिबेट होती है, या उसका स्तर भी लोकसभा जैसा ही है कि वॉकआउट, थपथपाओ और वो सब? सौरभ, एक बार जब चावल में घुन लगता है तो ये नहीं देखता कि मैं किस बोरे में लग रहा हूं, वो चावल में घुन लग जाता है। राज्यसभा ने भी ऐसे ऐसे दिन देखे हैं सौरभ, पिछले कुछ सालों में राज्यसभा में कम से कम 3 बार तो हाथापाई की नौबत आई है, धक्का मुक्की हुई है, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने ये भी देखा है कि राज्यसभा के अंदर लोकपाल जैसा जरूरी बिल, जो कि इस देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोर्ट तक कह चुकी थी कि ये पास होना चाहिए, उसका बिल हाउस में आता है। विपक्ष का एक बहुत बड़ा गैंग जो आज कांग्रेस के साथ बहुत सारे लोग एक समय पे दिखते थे, वो बीजेपी विपक्ष में बीजेपी के साथ आ जाते हैं।
इतने अमेंडमेंट आ जाते हैं सौरभ उस बिल में कि सरकार के अमेंडमेंट कम बढ़ जाते हैं। अगर वो सारे अमेंडमेंट पास हो जाते तो लोकपाल के बिल में सिर्फ दो तीन पॉइंट सरकार के होते, बाकी बिल विपक्ष का होता। रात को 12 बज जाते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब सेशन तो आज रात भर तक का था, अब क्या किया जाए आगे। ये भी दिन देखे हैं राज्यसभा ने जब लोग टोपियां लगा के, प्रोटेस्ट की टी शर्ट्स पहन के, मुंह पे काला कपड़ा लपेट करके राज्यसभा में बैनर लेकर के उतरते हैं। देखिए ये हाउस ऑफ स्टेट्स है। हाउस ऑफ स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जब कांग्रेस अपनी लोकसभा में पकड़ खो रही थी, वो ये नहीं सोच रही थी कि वो धीरे धीरे आग पहुंचेगी राज्यों तक। कांग्रेस ने लोकसभा में पकड़ खोई और उस पकड़ को बरकरार रखने के लिए उसने तमाम तरह के स्वांग किए। वो राज्यों में भी जगह जमीन खोती गई। 1989 में वो उत्तर प्रदेश हमेशा के लिए खो गई। और जब एक बार आप उत्तर प्रदेश खोलेंगे, उसके बाद आप राज्यसभा में कभी मेजोरिटी नहीं पकड़ पाएंगे। ये करते करते ये आया हालात कि किसी भी दल का अब बहुमत होता ही नहीं है राज्यसभा में। विपक्ष के बहुत सारी रीजनल पार्टीज मिलके एक समोल भाव का एक ग्रुप बन जाता है। एक कांग्रेस है और एक बीजेपी, दोनों के पास नंबर नहीं है। दोनों मौका देख करके अपनी अपनी सेटिंग करते हैं। सेटिंग और जुगाड़ से राज्यसभा आज की तारीख में चलती है। कम से कम लोकसभा में कहा जाए तो नंबर के गेम पे गेल चल रहा है, लेकिन राज्यसभा में जुगाड़ और सेटिंग पे चल रहा है। नहीं पर ये चलिए, बहुत शुक्रिया राजदीप जी, समय की कमी है जी। नहीं, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जी कहिए फटाफट। एक जमाने में राज्यसभा में हाई क्वालिटी स्पीचेस के लिए लोग माने जाते थे। राज्यसभा मतलब एक गंभीरता के साथ बहस हो, और क्योंकि कई ऐसे राज्यसभा को लाया इसलिए क्या है, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना चाहिए, सिरा के खाना चाहिए, ये तसल्ली से बहस हो कानून बनने से पहले। नहीं, लेकिन देखिए एक ऐसा जमाना था कि वहां के जो नेता थे, ऐसे देश में कई नेता थे जो चुनाव नहीं जीत पाते थे, लेकिन वक्ता बड़े अच्छे थे। उनको हमेशा पार्टी खुद राज्यसभा में जगह देती थी। वाजपेयी जी जब हारे लोकसभा में, राज्यसभा में चले गए, क्योंकि लोग चाहते कि कम से कम पार्लियामेंट का ओहदा जो है वो ऊपर उठे, क्योंकि वाजपेयी जी वक्ता थे। आज वो नहीं होता है। आज क्या होता है, खास करके कांग्रेस पार्टी में, कि आप किससे जानते हैं, नेटवर्क से बात होती है। तो कोई वक्ता हो, कोई अच्छा वक्ता हो जो वाकई राज्यसभा का लेवल ऊपर करे, ऐसे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है दुख की बात है कि सेटिंग से राज्यसभा, जैसे राहुल का शब्द है, आपके हिंदी वर्ड का शब्द है, सेटिंग से राज्यसभा मत बनाइए। राज्यसभा बननी चाहिए लोगों की काबिलियत पर।